हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इंडेक्स 115 का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी करेंगे। कौन सा है? सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स का एक क्वेश्चन हमारे पास है। सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? हियर अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जिसको अपन क्वेश्चन में ऑपरेटर बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट्स या फिर ऑपरेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड ही इज पेड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटिटी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। वो कौन होता है? ग्रांटर होता है। यानी क्या होता है इसमें? जो हमारी एंटिटी होती है, जिस एंटिटी के अपन अकाउंटिंग करेंगे एज पर इंडेक्स 115, जिसके अपन एंट्रीज करेंगे, जिसके लिए अपन बुक्स बना रहे हैं, वो कौन है? हमारी एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है जिसको अपन ऑपरेटर बोलते हैं। वो क्या करती है? उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किससे? ग्रांटर से। ग्रांटर कौन हो सकता है? कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटिटी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है ग्रांटर। वो क्या करती है? हमारी एंटिटी को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है। क्या किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट देती है? कुछ कंस्ट्रक्ट या ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो हमें क्या देगी? पैसा देगी। ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। किससे? यानी ऑपरेटर अर्न करेगा ग्रांटर से। यानी ऑपरेटर को रेवेन्यू किससे मिलेगा? ग्रांटर से। उस केस को अपन इसमें समझेंगे कि अपन इसको किस तरह से इसकी अकाउंटिंग करेंगे। ऑपरेटर यानी हम, जिसको रेवेन्यू मिलेगा, विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज पीपी बिकॉज ही ओनली ऑपरेट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर्ड टू हिम। यानी हम एज एन एंटिटी, एज एन ऑपरेटर, इसको पीपी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे या ऑपरेट करेंगे, वो हमारे लिए पीपी नहीं है। क्यों नहीं है पीपीपी? क्यों नहीं है पीपीई? क्योंकि हम सिर्फ उसको ऑपरेट करने का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है। हम किसी और के लिए बना रहे हैं, हमारे पास उस चीज़ का कंट्रोल नहीं आएगा। हम सिर्फ उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं बस। हमारे वो चीज़ हमारी नहीं है, सिंपल सी बात। इसलिए हम उसे पीपी एज अ पीपी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हमारी बुक्स में। फिर क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज, वो अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे मेन बात हमें ये समझने की है, हम इसको एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो अपन इंडिया 16 में पढ़ते हैं, वो अपन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उसे ऑपरेट कर रहे हैं, हम किसी और के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? ग्रांटर के लिए बना रहे हैं। हमें कौन इनकम देगा? ग्रांटर देगा। हम कौन है? एज अ कॉन्ट्रैक्टर है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर किसको किसको ऑपरेटर है? हम एज एन एंटिटी हम ऑपरेटर हैं, और हमें किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? ग्रांटर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई। अब आगे समझते हैं। इफ ऑपरेटर यानी हम, इफ ऑपरेटर प्रोवाइड मोर देन वन सर्विस अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, देन कंसिडरेशन विल बी अलोकेटेड बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ ईच सर्विस। सिंपल सी बात, अगर मैं एज एन ऑपरेटर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो सर्विस दे रहा हूँ या एक से ज़्यादा सर्विस, कितनी भी सर्विस दे रहा हूँ, तो जो मैं वो कंसिडरेशन पूरा का पूरा मिलेगा, उसको मैं एज पर फेयर वैल्यू ऑफ दैट सर्विस अपोर्शनमेंट कर दूंगा मेरी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है। द टाइप ऑफ कंसिडरेशन कैन बी अकाउंटेड एज अ फाइनेंशियल असेट और इंटेंजिबल असेट। जो हमें उनसे कंसिडरेशन मिलेगा, जो ऑपरेटर को ग्रांटर से कंसिडरेशन मिलेगा, या तो वो एज अ फाइनेंशियल असेट रिकॉर्ड होगा या फिर वो एज अ इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड होगा। कब फाइनेंशियल असेट होगा, कब इंटेंजिबल असेट होगा, वो अपन समझेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझने की बात है, जो हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे हमारा पेमेंट, वो हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। हम जो पेमेंट रिकॉग्नाइज करेंगे, या तो वो पेमेंट हम एज अ फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर इंटेंजिबल असेट, जिस भी तरह से हम रिकॉग्नाइज करें, लेकिन हम उसे एज अ फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको फेयर वैल्यू पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। यानी सिंपल सी बात, अपन ने अभी तक क्या समझी कि हम एज एन ऑपरेटर हैं, हमें ग्रांटर से कॉन्ट्रैक्ट मिला, ग्रांटर हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा देगा, हमें सिर्फ उसको ऑपरेट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, हमारी उसके ऊपर ओनरशिप नहीं है, हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम उसे एज अ पीपी तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? या तो फाइनेंशियल असेट या इंटेंजिबल असेट। किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। केस 1, व्हेन देयर इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम ग्रांटर। अगर एज एन ऑपरेटर मुझे अनकंडीशनल राइट मेरे पास है टू रिसीव कैश फ्रॉम सामने वाला, कौन? ग्रांटर। रिकॉग्नाइज राइट टू रिसीव कैश एज अ फाइनेंशियल असेट। इस केस में मैं क्या रिकॉग्नाइज करूंगा? फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज करूंगा, व्हेन आई हैव एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम द ग्रांटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल असेट। अपन कब रिकॉग्नाइज करते हैं? दूसरा, व्हेन देयर इज अ राइट टू चार्ज यूजर्स, दैट एग्जांपल कलेक्टिंग टोल्स। मेरे पास क्या आ गया? राइट आ गया। मेरे पास कैश नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मेरी इनकम कहाँ से जनरेट करूंगा? मैं जो मैंने कंस्ट्रक्ट कराया, जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को चार्जेस कलेक्ट करने का राइट मिल गया। किससे? यूजर से। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिंग टोल, मैंने एक टोल नाका बनाया और उस टोल नाके से जो भी निकलेगा मैं उससे टोल चार्जेस कलेक्ट करूंगा। तो या तो मेरे पास अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश आ जाए, तो अगर मेरे पास अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश आ जाए तो मैं उसको फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज करूंगा। किस पे करूंगा? फेयर वैल्यू पे करूंगा। अगर मेरे पास राइट टू कैश नहीं आया लेकिन राइट टू चार्ज यूजर्स आ गया, तो मैं क्या करूंगा? कलेक्ट राइट टू कलेक्ट चार्ज इंटेंजिबल असेट रिकॉग्नाइज करूंगा। भाई मेरे पास एक राइट आया, राइट क्या है? कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, यानी एक कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं कैश की तरह। तो मैं इसको क्या, इंटेंजिबल असेट हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर होता है हमारा, वो क्या होता है? हमारे पास फिजिकली कुछ नहीं होता है, हमारे पास एक राइट है सिर्फ यहाँ पे, तो वो क्या है? हमारा इंटेंजिबल असेट है। तो केस 1, अगर हमारे पास अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश है तो हम उसको फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज करेंगे, वही सेम फेयर वैल्यू पे। अगर हमारे पास राइट टू चार्ज यूजर्स है तो हम उसको वही सेम फेयर वैल्यू पे क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? इंटेंजिबल असेट रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज
फाइनेंस इनकम विल बी चार्ज ऑन फाइनेंशियल असेट एंड अमोर्टाइजेशन विल बी डन ऑन इंटेंजिबल असेट। अगर हमारा फाइनेंशियल असेट है तो उस पर हम एज पर हमारे इंड AS 109, जिसके क्वेश्चन हमारे प्लेस में ही पढ़े हुए हैं बहुत सारे, हम उस पर फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हम उसको एज ए इंटेंजिबल असेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हम उसको ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, जैसे अपन हमारा जो टेंजिबल असेट है उसको अपन डेप्रिशिएट करते हैं, इंड AS 16 में अपन पढ़ते हैं, वैसे हम इंटेंजिबल असेट को क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। ये 11th क्लास वाला कंसेप्ट अपने को अच्छे से पता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन फेज मनी विल बी रिसीव्ड, हमारे पास पैसा आ जाएगा किससे, ग्रांटर से। दोनों केस में होगा तो ग्रांटर ही, हम कौन है, ऑपरेटर है। बस हमारे पास चॉइस है कि क्या हम फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज करें या फिर इंटेंजिबल असेट रिकॉग्नाइज करें। दोनों केस में होगा रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू पे। डिसाइड कैसे करेंगे, अगर हमारे पास अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश है तो फाइनेंशियल असेट, अगर हमारे पास राइट टू कलेक्ट चार्जेस है तो हम इंटेंजिबल असेट उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, एक बार अपन एंट्रीज समझ लेते हैं जो अपन ने ऊपर पढ़ा, उसी की एंट्रीज कैसे करेंगे उन एंट्रीज को, फिर अपन क्वेश्चन के साथ भी उसको देखेंगे। चलिए, अगर अपन फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यानी हमारे पास अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश आ जाता है। ठीक है, तो एंट्रीज कैसे होंगी, इनिशियल रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल असेट टू सेल्स, कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन रेवेन्यू किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे अपन, इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्वेश्चन के साथ फिगर्स भी आ जाएंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पे रीड कर देता हूँ, रेफरेंस अपन क्वेश्चन के साथ फिर से लेंगे, मैंने आंसर में भी ये नाम लिख रखे हैं सारे। इफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल देन रिकॉग्नाइज इट व्हेन इंकर्ड। भाई सिंपल सी बात, अगर अपन ने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंकर करी तो अपन क्या करेंगे, P&L टू बैंक। सिंपल, मैंने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंकर करी यानी मैंने बैंक से पैसा दिया तो P&L टू बैंक। सिंपल सी एंट्री, कुछ खास बात नहीं है इस एंट्री में। फाइनेंशियल असेट है तो फाइनेंस इनकम भी रिकॉग्नाइज होगी, फाइनेंशियल असेट टू फाइनेंस इनकम, यही तो करते हैं अपन इंड AS 109 में। और क्या करते हैं अपन इंड AS 109 में, क्या करते हैं, फाइनेंशियल असेट की वैल्यू बढ़ जाती है और हमारी फाइनेंस इनकम चार्ज हो जाती है P&L में। P&L हमारा क्रेडिट हो जाता है, देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब इनकम आ रही है। फाइनेंशियल असेट पे हमारी हमेशा इनकम आती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी पे अपन फाइनेंस चार्जेस पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, इस पे हमारी इंटरेस्ट इनकम होती है। ठीक है, क्योंकि अपन फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फर्स्ट केस में, केस 1 अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें अपन फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखो केस 1 अपन पढ़ रहे हैं, इसमें क्योंकि अपन फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो अपन इसको P&L में फाइनेंस इनकम चार्ज करेंगे। रिकॉग्नाइज टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन फेज एट फेयर वैल्यू, टोटल देखो अब यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइज टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन फेज एट फेयर वैल्यू, जो हमारे पास ऑपरेटिंग फेज में जो टोटल रेवेन्यू होगा हमारा, उसको अपन भी अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। सारी चीजें अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ग्रांटर। मान लो कि हमारे पास जो ग्रांटर है वो हमें टोटल ₹200 देगा, टोटल हमें ₹200 देगा, उसमें से अपन ने इनिशियल कुछ ₹100 रिकॉग्नाइज कर लिया और हमारी जो फाइनेंस इनकम है वो हमारी मान लो ₹10 है, तो हमारा बचा हुआ कितना हुआ, ₹90 हुआ। तो इस एंट्री में अपन बचा हुआ जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारी एज अ सेल है, जो हमारा रेवेन्यू है फाइनेंशियल असेट का, वो अपन एज अ रेवेन्यू यहाँ पे 90 रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सिंपल सी बात, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एंट्री समझ में आई। ये एंट्री थोड़ी सी खास है, अपने को समझ नहीं आता कभी कभी फिगर में कि माइनस क्यों करा, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा लिख कर करा है कि टोटल अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम ग्रांटर, कितने का हमें ग्रांटर से मिलेगा। ये हमारा क्या एग्रीड अमाउंट है, ये हमारा एग्रीड अमाउंट है जो हमें ग्रांटर से मिलेगा। समझ में आ गया आपको बात, ये हमारा एग्रीड अमाउंट है, उसमें से हमने इनिशियली कितना रिकॉग्नाइज कर लिया और एज अ फाइनेंस इनकम कितना रिकॉग्नाइज कर लिया। भाई ये सब तो इसमें इंक्लूडेड ही है, ये तो एग्रीड अमाउंट है, उसको अपन ने इनिशियली कितना रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कौन सा, ये वाला जो अपन ने रिकॉग्नाइज करा, सेल या कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन सर्विसेज, और अपन ने फाइनेंस इनकम पूरे साल में कितनी रिकॉग्नाइज करी, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो अपन उसको पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फाइनेंशियल असेट टू सेल्स, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है हर केस, टोटल रेवेन्यू हमारा है 200, टोटल हमारा रेवेन्यू 200 है, उसमें से अपन इनिशियली इतना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, फाइनेंस इनकम के तौर पर इतना कर चुके हैं, तो बचा हुआ जो होगा उसको भी अपन एज अ रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉग्नाइज टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन फेज, ये क्या है, ऑपरेशन फेज का रेवेन्यू है, क्योंकि इतना तो हमें इनिशियली मिल चुका, इनिशियली हमें कितना मिल चुका, एग्जाम्पल के हिसाब से 100, पूरे साल में हमारी फाइनेंस इनकम कितनी होगी, एग्जाम्पल के हिसाब से 10, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो हमारा क्या है, ऑपरेशन फेज का रेवेन्यू है, जो हमने ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो हमारा रेवेन्यू बनता है उस पूरे के पूरे फेज में, मान लो 3 इयर्स का फेज है ऑपरेशन फेज का, तो उसमें रेवेन्यू कितना है भाई, फाइनेंस इनकम, तो बिकॉज ऑफ इंड AS 109 अपन फाइनेंशियल इनकम उस पर चार्ज कर रहे हैं, 100 अपन को इनिशियली मिला गवर्नमेंट से, वो अपन ने फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करा, तो जो बचा हुआ है वो भी तो ऑपरेशन फेज का रेवेन्यू है, उसको भी अपन रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ रेवेन्यू। ठीक है, लास्ट में हमको सेम अमाउंट रिसीव हो जाएगा गवर्नमेंट से, बैंक में हमारा अमाउंट आ जाएगा और टू फाइनेंशियल असेट हमारा खत्म हो जाएगा, यानी एक तरह से अपन ने फाइनेंशियल असेट बेच दिया और हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल गया। ठीक है, अपन ने फाइनेंशियल असेट बेच दिया और हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये अपन ने समझा कि जब हमको फाइनेंशियल असेट मिलता है तब क्या होता है, ये अपन ने क्या समझा, जब अपने को फाइनेंशियल असेट मिलता है तब क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि जब हमें इनटेंजिबल असेट अकाउंटिंग करनी है तब क्या होगा। ऊपर अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने फाइनेंशियल असेट वाला देख लिया जो हमारा केस 1 था। अब अपन केस 2 देखेंगे कि अगर अपने को इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करना है, इंटेंजिबल असेट अपन कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमारे पास राइट टू रिसीव कैश, जब हमारे पास राइट टू रिसीव चार्जेस फ्रॉम कस्टमर आते हैं तो अपन इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलो अपन इंटेंजिबल असेट समझते हैं।
इनिशियल रिकॉग्निशन एट सेम वही फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अपन ने इंटेंजिबल एसेट को इनिशियल रिकॉग्नाइज कर लिया और हमने सेल्स में रेवेन्यू ट्रांसफर कर दिया, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया हमने सेल्स में, इंटेंजिबल एसेट टू सेल्स क्या है ये, राइट टू कलेक्ट चार्जेस। क्वेश्चन के साथ समझेंगे अपन इसको पूरा का पूरा फिगर्स के साथ तो बहुत बेटर समझ में आएगा, बिकॉज जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ, सॉरी। अब देखो सेम वही, अगर कोई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है तो अपन उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट P&L टू बैंक कर देंगे, ठीक है। अमोटाइजेशन कर देंगे, अमोटाइजेशन की एंट्री क्या होती है, अमोटाइजेशन की एंट्री डेप्रिसिएशन अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं P&L में, और हमारा असेट खत्म होता जाता है। सेम वही इंटेंजिबल असेट क्रेडिट हो जाएगा, अमोटाइजेशन डेबिट होता जाएगा, लास्ट में हमको रेवेन्यू मिल जाएगा ग्रांटर से। समझ में आ गया आपको बात। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, अपन बहुत अच्छे से समझेंगे अपन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो ये आ गया अपना क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा बड़ा है, आसानी से हो जाएगा पूरा, अपन करेंगे इसको, समझेंगे अच्छे से। ए लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज टू डिविजन्स, टोल रोड्स एंड विंड पावर। द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ दिस बिजनेस आर अंडरलाइंग प्रोजेक्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। Bhilwara Jabalpur toll project. The company has commenced the construction of project in the current year and has incurred total expenses aggregating to 50 crore, यानी इन्होंने 50 करोड़ के expenses incur कर लिए, यानी हमारी construction cost है। On 31st December 2001, under IGAAP, the company has recorded such expense as an intangible asset in the books of account. The brief details of the concession agreements are as follows. Total expenses estimated to be incurred rupees 100 crore. Fair value of construction services 110 करोड़। टोटल कैश फ्लो गारंटीड बाय गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कैश फ्लो आ गया, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो भले ही चलो इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा। ये फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज होगा। कौन से पॉइंट से समझ आया, अपने को इस वाले पॉइंट से समझ में आया। टोटल कैश फ्लो गारंटीड बाय द गवर्नमेंट अंडर कंसेशन एग्रीमेंट 200 करोड़। फाइनेंस रेवेन्यू ओवर द पीरियड 15 करोड़। अदर इनकम रिलेट्स टू सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज। अदर इनकम जब हम बैलेंस इनकम निकाले थे, याद है, एंट्री वाली बैलेंस इनकम, अपन उसको अदर इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज, ठीक है। अब अपन ये वाला बाद में पढ़ते हैं, ये हमारा दूसरा केस है, अपन इसको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो। व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ भीलवाड़ा जबलपुर टोल प्रोजेक्ट एज पर एप्लीकेबल इंड एस, गिव ब्रीफ रीजनिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला फाइनेंशियल एसेट, क्यों, क्योंकि हमारे पास अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश है। चलो अपन आंसर देख लेते हैं एक बार, ये हमारा आंसर ये आ गया। Here, operator has an unconditional right to receive cash from grantor. Thus, we will recognize financial asset at fair value. ठीक है। अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं एक बार। एंट्रीज अपन थर्ड वाले पार्ट में एंट्रीज ही करनी है अपने को। चलो दूसरा वाला पॉइंट क्या है, कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेसवे। द कंपनी हैज ऑल्सो एंटर्ड इनटू अनदर कंसेशन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन द करंट ईयर। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द सेट प्रोजेक्ट विल बी रुपीज 110 करोड़। The fair value of such construction cost is approximately 200 crore. The said construction is toll-based project and the company needs to collect the toll from the users. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, right to collect charges आ गया, किससे, यूजर से, of the expressway। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। यही हमारा पॉइंट 2 है कि व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस। ये क्या हो गया, हमारा इंटेंजिबल एसेट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास राइट टू कलेक्ट चार्जेस फ्रॉम यूजर से। चलो अपन पढ़ लेते हैं इसका आंसर भी। सेम अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास कैश मिल रहा है या हमें राइट मिल रही है। हियर ऑपरेटर हैज अ राइट टू कलेक्ट टोल चार्जेस फ्रॉम यूजर्स ऑफ द एक्सप्रेसवे, दस इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट एट फेयर वैल्यू। सिंपल सी बात, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें एंट्रीज करनी है, एंट्रीज कर लेते हैं। क्या है हमारा थर्ड पार्ट, रीडिंग कर लेते हैं एक बार। क्या है, ऑल्सो सजेस्ट सूटेबल अकाउंटिंग एंट्रीज। अपने को क्या करनी है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। एक बार मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्योंकि अपने को अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा फिगर्स देखने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड बस। एक मिनट बस, इसको मिटा देता हूँ एक सेकंड। ऐसे क्या है, अपने को फिगर देखने में आसानी रहे बाद में, ठीक है। चलो अपन सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल असेट की एंट्रीज करते हैं। अपन सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल असेट की एंट्रीज करते हैं। क्या आ गया हमारा फाइनेंशियल असेट, कौन सा था हमारा, भीलवाड़ा जोधपुर टोल प्रोजेक्ट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमारा क्या था, फाइनेंशियल असेट था। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल असेट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। इनिशियल रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू। क्या है हमारी इनिशियल रिकॉग्निशन, सॉरी, ये देखो यहाँ से अपना फिगर आएगा ये वाला। फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इज 110 करोड़। ये अपन ने इनिशियली इसको कंस्ट्रक्शन सर्विस की फेयर वैल्यू को अपन ने 110 पे रिकॉर्ड कर लिया। सबसे पहली एंट्री अपन ने कर दी फाइनेंशियल असेट टू कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू 110 पे फेयर वैल्यू पे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपन ने 100 की इंकर करी। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉरी है ना, थोड़ा गला खराब चल रहा है सॉरी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी 100 करोड़ की, ये अपन ने यहाँ पे P&L टू बैंक 100 करोड़ रिकॉग्नाइज कर लिया। हमारा फाइनेंस चार्जेस देख लेते हैं कितनी थी हमारी फाइनेंस चार्जेस, ये रही हमारी फाइनेंस चार्जेस 15 करोड़ की, ये अपन ने फाइनेंस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया थर्ड एंट्री में। ये देखो, ये अपना फाइनेंशियल असेट टू फाइनेंस इनकम थर्ड एंट्री हो गई हमारी। हमारा जो बचा हुआ रेवेन्यू अपन वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कितना में मिलने वाला है गवर्नमेंट से, 200। ये हमारी ये अदर इनकम, क्या है अदर इनकम, 200 हमारा टोटल मिलेगा, 110 अपन इनिशियल रिकॉग्नाइज कर चुके। ये हमारी फाइनेंस इनकम बचा कितना, 75, ये अपन ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया। वही सेम फेयर वैल्यू पे, ये कौन सी एंट्री है, ये वाली एंट्री है, देख लो आप, ये वाली एंट्री है, ठीक है, ये वाली एंट्री है। लास्ट में क्या हुआ, बैंक से अपने को 200 करोड़ मिल गया, किससे मिल गया, ग्रांटर से मिल गया। गवर्नमेंट ने अपने को 200 करोड़ मिल गया, जो उन्होंने अपने को प्रॉमिस करा था कि हम आपको फिक्स अमाउंट ऑफ कैश देंगे, कितना 200 करोड़, ये अपने को 200 करोड़ मिल गया। सिंपल सी वाली एंट्रीज, कुछ भी नहीं है एंट्रीज में। इनिशियली फेयर वैल्यू अपन ने कंस्ट्रक्शन सर्विस को इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया फेयर वैल्यू पे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो अपन ने बैंक से पे करी वो अपन ने P&L में रिकॉग्नाइज कर लिया, तो नॉर्मल एंट्री है। हमारी फाइनेंस इनकम की एंट्री इंडेक्स 109 के हिसाब से, आपको इंडेक्स 109 आपने करा होगा अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से एंट्री समझ में आ जाएगी। नहीं तो मैं आपको और शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब अपन इंडेक्स 109 में अकाउंटिंग करते हैं फाइनेंशियल असेट की या फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, उसको अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं आज, और उसके ऊपर जो भी फाइनेंस इनकम या फाइनेंस चार्जेस होते हैं उसको अपन एज पर डिस्काउंटिंग रेट P&L में डालते हैं। अगर हमारे पास फाइनेंशियल असेट है तो उसको अपन इनकम लिखते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो हमारी उस पर इंटरेस्ट चार्जेस आते हैं, इंटरेस्ट लाइबिलिटी इंकर होती है। ठीक है, आपने इंडेक्स 109 कर रखा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखा है, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने मॉड्यूल के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे मतलब 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं विद हैंड रिटन सोल्यूशन। ठीक है, चलो अब अपन अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमारा कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस वे, जो हमारा इंटेंजिबल असेट है। हमारा इंटेंजिबल असेट है ये, क्या थी हमारी फेयर वैल्यू इंटेंजिबल असेट की, 200 करोड़। कहाँ है, ऊपर देख लेते हैं, ये रही हमारी फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट, ये आ गई, ये रही द फेयर वैल्यू ऑफ सच कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज ₹200 करोड़। ठीक है, इसी का हमारा अमोर्टाइजेशन होगा, लेकिन अमोर्टाइजेशन कब होगा, इसमें तो चलो अपन ने एक एंट्री करी, इसमें तो अपन ने एक एंट्री करी अमोर्टाइजेशन की, लेकिन अमोर्टाइजेशन ओवर द पीरियड होगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ओवर द पीरियड, भाई जितने भी साल का या पीरियड का ये कॉन्ट्रैक्ट है उस पूरे ईयर में इसका अमोर्टाइजेशन होगा। ये तो 200 तो टोटल अमोर्टाइजेशन होगा ऑब्वियसली। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपन ने 110 की इंकर करी थी, वो अपन ने बैंक से पे कर दी, और लास्ट में हमें ग्रांटर से पैसा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसलिए अपन ने बैंक टू रेवेन्यू डायरेक्ट एंट्री करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अगर आपको एग्जाम में अमाउंट दे रखा हो कि इतना मिलेगा हमें गवर्नमेंट से लास्ट में, तो अपन या ग्रांटर से जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो अपन उसको एज एन रेवेन्यू वहाँ पे लास्ट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री बिल्कुल सिंपल, फेयर वैल्यू पे जितने का अपन ने रिकॉग्नाइज करा इंटेंजिबल रेट उतने को तो अपन अमोर्टाइज करेंगे। लेकिन अमोर्टाइजेशन यहाँ पे तो अपन ने एक ही एंट्री कर दी, लेकिन ये ओवर द पीरियड होगा, धीरे धीरे अमोर्टाइज होगा। ठीक है, और रिसीविंग अमाउंट, जब ये अमाउंट अपने को मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन के पास अपने पास डिटेल नहीं थी इसलिए अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन हो गवर्नमेंट से तो अब वो वाला अमाउंट यहाँ पे लिख दे ना। तो अपने को कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि हमारा फाइनेंशियल असेट है या फिर इंटेंजिबल असेट है। अगर हमारे पास कैश मिलने का अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश है तो ये फाइनेंशियल असेट। अगर हमारे पास सिर्फ राइट आ रहा है टू कलेक्ट चार्जेस फ्रॉम यूजर्स तो ये क्या है, हमारा इंटेंजिबल असेट है। दोनों को ही हमको इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, ये भी बात अपने को समझ में आ गई। अगर ये फाइनेंशियल असेट है तो इस पर 109 लगेगा। 109 लगने का मतलब कि अपन इस पर फाइनेंस इनकम बनाएंगे हमारी, वो भी अपने को क्वेश्चन में इस फिगर में गिवन थी। ठीक है, इंटेंजिबल असेट है तो क्या होगा, अमोर्टाइज होगा, सिंपल अमोर्टाइज होगा। दोनों की अपन ने सेपरेट एंट्रीज कर दी। बस इसमें आप एक वो रेवेन्यू वाली एंट्री ध्यान रखना, कौन सी, वो अदर इनकम वाली कौन सी, जिसमें 200 तो अपने को गवर्नमेंट से मिलना था, उसमें अपन ने इनिशियली 110 रिकॉग्नाइज कर लिया, 15 की फाइनेंस इनकम हो गई, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 75 का अमाउंट बचा। ठीक है, ये एंट्रीज आप अच्छे से देख लेना। इस चीज़ का हमारे पास एक ही क्वेश्चन है ये वाला, और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आगे जाकर के आपको यूट्यूब पे वो भी करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो, आवाज़ें थी पीछे उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें तो, और थैंक यू सो मच।